सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक दृश्य से करें? इस दृश्य को देखिए। एक नदी उफान पर है, उसके दोनों किनारों पर नारियल के पेड़ हैं, किनारों पर सरकंडे भी हैं। आसमान में काले घने बादल हैं और तेज बारिश हो रही है। नदी में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। उखड़े हुए पेड़ और लकड़ी के टुकड़े पानी के साथ बह रहे हैं। नदी के किनारे लगे सरकंडे भी अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे किनारों की मिट्टी हट रही है और नारियल के पेड़ भी गिर रहे हैं। नदी के पानी का स्तर कम होने पर यह दिखाई दिया कि सरकंडे अब भी वैसे के वैसे हैं। बाढ़ की वजह से जब इतने मजबूत और बड़े पेड़ गिर गए तो सरकंडे कैसे बच गए? लचीले होने की वजह से, कठोर और सख्त होने की वजह से, या खुद को स्थानांतरित करने की वजह से? पहला, लचीले होने की वजह से। दूसरा, कठोर और सख्त होने की वजह से। तीसरा, खुद को स्थानांतरित करने की वजह से। भीषण बाढ़ में भी सरकंडे बच गए क्योंकि वे लचीले होते हैं। मजबूत और लंबे पेड़ नहीं बच पाए क्योंकि वे बहुत सख्त और कठोर होते हैं। बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को उसके अनुसार बदलने की योग्यता को अनुकूलन कहा जाता है। बदली हुई परिस्थिति में सरकंडे ने खुद को अनुकूलित करने के लिए क्या किया? जब पानी का बहाव तेज हो गया तब सरकंडे पानी की दिशा में झुककर मुड़ गए और अपनी जगह पर डटे रहे। तो हम कह सकते हैं कि अनुकूलन में ये बातें शामिल हैं। पहला, लचीलापन। दूसरा, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना। तीसरा, बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना। कई लाख वर्षों पहले धरती पर डायनासोर पाए जाते थे, पर अब वे जीवित नहीं हैं। वे विलुप्त क्यों हो गए? जवाब देने के लिए धन्यवाद। क्या हम कुछ जवाब देखें? जिन जीवों ने खुद को वातावरण के अनुकूल बनाया है वे ही बच पाए हैं, बाकी के जीव खत्म हो गए हैं। चार्ल्स डार्विन ने भी यही बात समझाई थी कि जो जीव जंतु बदलते हुए वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूल बनाते हैं वे ही जीवित रह पाते हैं
और बाकी के जीव विलुप्त हो जाते हैं। आइए अब फिर से सरकंडे की बात करते हैं। उसने परेशानी उठाई और बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार खुद को अनुकूल बनाया, इसीलिए वह बच गया। जिन्होंने खुद को नहीं बदला वे नष्ट हो गए। जीवित रहने के लिए और विकसित होने के लिए विश्लेषण करना, स्वीकारना और अनुकूलन करना जरूरी होता है। बदलाव कब आते हैं? हमारे जीवन में रोज बदलाव आते हैं। हमारे स्कूल, घर, गली, शहर इत्यादि में रोज बदलाव होते हैं। किसी न किसी रूप में हमें निरंतर बदलाव के संकेत मिलते रहते हैं, पर हम इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते। हम में से जो संवेदनशील होते हैं वे इन संकेतों को पहचान कर तुरंत उसके अनुसार बदल जाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। जो इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते उन्हें खुद को अनुकूल बनाने से पहले बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में वे 5 अलग चरणों से गुजरते हैं। आइए कुछ परिस्थितियों के द्वारा इनके बारे में जानते हैं। पर उसके पहले एक प्रश्न है, आपके जीवन में जो बदलाव आए हैं, क्या आप उनके बारे में याद करके बता सकते हैं? जैसे कि माध्यमिक शाला से उच्च शाला में जाना, कंचों की जगह क्रिकेट खेलना इत्यादि। आपने उन बदलावों को कैसे स्वीकार किया? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब नलिनी की परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। नलिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। एक बार उसके परिवार में 2 महत्वपूर्ण शादियां एक ही दिन होने वाली थी, पर वे शादियां अलग अलग जगहों पर थी। उसके पापा किसी काम से दूसरे शहर में गए थे। उसकी मां चाहती थी एक शादी में नलिनी चली जाए और दूसरी शादी में वह खुद चली जाएंगी। नलिनी कभी कहीं अकेली नहीं गई थी, इसीलिए उसने शादी में अकेले जाने से मना कर दिया। उसका व्यवहार दर्शाता है कि वह बदलाव को अपनाने से इनकार कर रही है। अनुकूलन के चरण। पहला, इनकार करना। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको चाय बनाना आता है, पर आप घर पर रोज चाय नहीं बनाते। आप अपनी मां के साथ घर पर हैं और अचानक कुछ मेहमान आ गए। आपकी मां चाहती है कि आप चाय बनाएं। आपने कोई बहाना बना दिया और चाय बनाने से मना कर दिया। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह अभिनय किया। अब एक और परिस्थिति। स्कूल के साहित्य समारोह में आमतौर पर कुमार सभी अतिथियों का स्वागत करता था और महेश अंत में उनका आभार प्रकट करता था। उनकी कक्षा में एक लड़की जमुना आई। महेश चाहता था कि जमुना को अपना कौशल दिखाने का मौका दिया जाए, इसीलिए उसने कुमार को आभार प्रकट करने के लिए कहा और जमुना को स्वागत वाला भाषण देने को कहा। कुमार ने तुरंत पूछा, मुझे अंत में बोलने का मौका क्यों दिया जा रहा है? कुमार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नए लोगों को आखिर में मौका दिया जाता है। क्योंकि मुख्य अतिथि के भाषण के बाद लोग चले जाते हैं और आभार के शब्द सुनने के लिए कोई नहीं रुकता, या फिर वह अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहता था। पहला,
नए लोगों को आखिर में मौका दिया जाता है। दूसरा, मुख्य अतिथि के भाषण के बाद लोग चले जाते हैं और आभार के शब्द सुनने के लिए कोई नहीं रुकता। तीसरा, वह अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहता था। कुमार को महेश का निर्णय पसंद नहीं आया क्योंकि वह अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहता था। कुमार अच्छा वक्ता है, इसलिए उसे यह मालूम होना चाहिए कि वह श्रोताओं का ध्यान भी खींच सकता है। उसे यह भी पता होना चाहिए कि महेश हमेशा आखिर में बोलता है और वह तो नया विद्यार्थी नहीं है। इसलिए आखिरी वक्ता और नए विद्यार्थियों के बीच कोई संबंध नहीं है। एकमात्र कारण यही है कि कुमार अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहता था। किसी भी बदलाव की स्थिति में पहली प्रतिक्रिया यही होती है। अनुकूलन का पहला चरण यही है। सभी को अपनी जगह प्यारी होती है, इसलिए अपना बचाव करने के लिए वे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कोई भी बदलाव उन्हें खतरे की तरह नजर आता है, इसलिए वे उसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? जब आपको कक्षा के सामने पहली बार बोलने का मौका दिया गया था, तब आपको कैसा लगा था? आपने क्या कहा था? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अब एक प्रश्न। कल्पना कीजिए कि आपकी स्कूल तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। क्या आप रोज एक ही रास्ते से स्कूल जाते हैं या फिर आप कभी अलग रास्ते से भी जाते हैं? आप रोज एक ही रास्ते से जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों? आपको उसी रास्ते से जाने की आदत पड़ गई है ना? वह रास्ता आपके लिए जाना पहचाना है, उसमें कोई डर या झिझक नहीं है, इसलिए आपको उस रास्ते से जाने में सहूलियत होती है। अगर कोई आपसे वह रास्ता बदलने को कहे तो आपको संकोच होगा। अगर आपके साथ जबरदस्ती की जाए तो आप इनकार कर देंगे। चलिए फिर से नलिनी की बात करते हैं। जब नलिनी ने शादी में जाने से मना कर दिया, तब उसकी मां ने कहा, मैं उस शादी में चली जाऊंगी जो दूसरे गांव में है, तुम इसी शहर वाली शादी में चली जाओ। अगर तुम एक शादी में अकेली नहीं जा सकती तो तुम स्वतंत्र रूप से अपने काम करना कब सीखोगी? नलिनी को अब भी संकोच हो रहा था। मां ने कहा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें इस शादी में जाना ही होगा। नलिनी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मां, आप मुझ पर इस तरह दबाव क्यों डाल रहे हो? नलिनी की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि किस तरह लोग बदलाव से बचना चाहते हैं। बदलाव को अपनाने और उसके अनुकूल बनने का यह दूसरा चरण है। अनुकूलन के चरण। पहला, इनकार करना। दूसरा, गुस्सा। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। दिसंबर का महीना है और सुबह सुबह बहुत सर्दी है। आप अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाने वाले हैं और आपको जल्दी से तैयार होना है। आपकी मनपसंद शर्ट के बटन टूट गए हैं और किसी के पास बटन लगाने का समय नहीं है। माँ ने आपको आपके बड़े भाई की शर्ट दे दी है जो थोड़ी ढीली है और वह रंग भी आपको पसंद नहीं है। आपके पास और कोई शर्ट नहीं है जिसकी बाहें लंबी हों। अब आप क्या करेंगे?
क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक परिस्थिति। साल की शुरुआत से ही कविता अपनी क्लास की मॉनिटर रही है। मॉनिटर के चुनाव में उसे बाकी के 3 उम्मीदवारों के मुकाबले सबसे ज्यादा वोट मिले थे। उनकी क्लास टीचर लंबी छुट्टी पर गई है, इसलिए एक शिक्षिका को उनकी क्लास की जिम्मेदारी दी गई है। नई शिक्षिका को लगता है कि कक्षा का मॉनिटर बनने के लिए कई विद्यार्थियों को मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए उसने एक नई प्रणाली का सुझाव दिया। इस प्रणाली में प्रत्येक छात्र को 2-2 महीने के लिए मॉनिटर बनने का मौका दिया जाएगा। शिक्षिका की बात सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। कविता को गुस्सा क्यों आया? 1, क्योंकि उसके सामने और भी प्रतियोगी थे। दूसरा, मॉनिटर बनने की प्रणाली में आए बदलाव को कविता स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तीसरा, क्योंकि उनकी क्लास टीचर लंबी छुट्टी पर चली गई थी। किसी भी चुनाव में प्रतियोगी तो होंगे ही, टीचर को भी लंबी छुट्टी पर जाना पड़ सकता है। उसके गुस्से का वास्तविक कारण यह नहीं है। कविता को बदलाव पसंद नहीं आया। उसे पता था कि वह टीचर के सुझाव पर सवाल नहीं उठा सकती। उसे यह भी पता था कि वह इस परिस्थिति से बच नहीं सकती। उसके पास अपनी भावनाएं दिखाने का केवल एक ही तरीका था, गुस्सा करना, क्योंकि वह उस परिस्थिति को टाल नहीं सकती थी। कविता का गुस्सा यह दर्शाता है कि लोग बदलाव से दूर भागना चाहते हैं। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? सुरेश को बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से उसकी मां आम तौर पर बैंगन नहीं बनाती है। एक दिन किसी कारणवश उन्हें बैंगन ही बनाने पड़े। सुरेश झुंझलाकर चिल्लाने लगा कि आज वह खाना नहीं खाएगा। क्या आपने कभी इस तरह झुंझलाकर गुस्सा किया है? क्या आप इस बारे में अपने करीबी मित्र को बता सकते हैं? अपने अनुभव के बारे में मित्रों को बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को उसके अनुसार बदलने की योग्यता को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन में ये बातें शामिल हैं। पहला, लचीलापन। दूसरा, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना। तीसरा, बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना। जीवित रहने के लिए और विकसित होने के लिए विश्लेषण करना, स्वीकारना और अनुकूलन करना जरूरी होता है। अनुकूलन के पहले 2 चरण हैं, इनकार करना और गुस्सा। नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को उसके अनुसार बदलने की योग्यता को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन में ये बातें शामिल हैं। पहला, लचीलापन। दूसरा, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना। तीसरा, बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना।
जीवित रहने के लिए और विकसित होने के लिए विश्लेषण करना, स्वीकारना और अनुकूलन करना जरूरी होता है। अनुकूलन के पहले 2 चरण हैं इनकार करना और गुस्सा। इस सत्र में हम अनुकूलन के अन्य चरणों के बारे में सीखेंगे। आपको याद है, नलिनी ने गुस्से में आकर शादी में अकेले जाने से मना कर दिया था। आइए अब देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। वह सोच रही थी कि जहां वह मुश्किल से किसी को जानती है, ऐसी जगह पर वह क्या करेगी। अपनी मां के दबाव में आकर नलिनी को शादी में जाना पड़ा। परेशान और उदास होकर वह उस शादी में गई। अनुकूलन के चरण: पहला, इनकार या मना करना। दूसरा, गुस्सा। तीसरा, उदासीनता। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप में से कोई भी एक विद्यार्थी आगे आकर नलिनी की उदासीनता का अभिनय करके दिखा सकता है? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। सुचित्रा की मां का स्थानांतरण हो गया और उसे दिल्ली जाने को कहा गया। यह तय हुआ कि उसका परिवार भी दिल्ली चला जाएगा। सुचित्रा बचपन से जयपुर में ही रह रही है और एक ही स्कूल में पढ़ी है। स्थानांतरण की बात सुनकर वह बहुत परेशान हो गई। अपने परिवार के साथ जब वह दिल्ली चली गई, तब उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आई। वह बहुत ही निराश रहने लगी और उसने खुद के चारों ओर जैसे एक कवच बना लिया। वह कक्षा में किसी से भी बात नहीं करती थी। एक हंसमुख व्यक्ति से वह एक अप्रसन्न और शांत व्यक्ति बन गई। सुचित्रा की निराशा के पीछे क्या कारण था? पहला, नए स्कूल और नए दोस्तों को स्वीकार न कर पाना। दूसरा, दूसरों की बेरुखी। तीसरा, उसके पुराने स्कूल ने उसे जाने की अनुमति दे दी थी। सुचित्रा को यह भली भांति पता होना चाहिए कि उसने दूसरों को अपनाने से मना कर दिया था। दूसरे शहर जाने वाले किसी भी छात्र को स्कूल से अनुमति तो मिल ही जाती है। उसकी निराशा के पीछे वास्तविक कारण यह था कि वह नए स्कूल और दोस्तों को स्वीकार नहीं कर रही थी। सुचित्रा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि किस तरह लोग अनुकूलन और बदलाव से कतराते हैं। सुचित्रा की प्रतिक्रिया अनुकूलन का अगला चरण है। गुस्से के बाद एक चरण आता है जब लोगों को पता चलता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, पर दुर्भाग्यवश वे बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें निराशा मिलती है। वे जानते हैं कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए वे निराश हो जाते हैं और आत्मदया में डूब जाते हैं। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? क्या आप में से किसी को कभी अपने छोटे भाई या बहन के जन्म की वजह से निराशा हुई है, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपके माता पिता उस छोटे बच्चे पर ज्यादा ध्यान देंगे, आप पर नहीं? या फिर किसी और परिस्थिति में आपको निराशा हुई है क्योंकि आप बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए? क्या आप अपनी भावनाओं के बारे में अपने करीबी दोस्त को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए फिर से नलिनी की परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। जब नलिनी अकेली बैठी थी, तब एक लड़की उसके पास आकर बैठी और उसे बातें करने लगी। शुरुआत में नलिनी हिचकिचा रही थी, पर बाद में वह उससे अच्छी तरह बात करने लगी और
दोनों साथ में वर वधू से मिलने गए। वे कुछ रिश्तेदारों से भी मिले, उनके साथ खाना खाया और उन्होंने वर वधू के माता पिता को आभार प्रकट किया। नलिनी को पता चला कि उसे समारोह में मजा आने लगा। यह अनुकूलन का अगला चरण है। अनुकूलन के चरण: पहला, इनकार या मना करना। दूसरा, गुस्सा। तीसरा, उदासीनता। चौथा, स्वीकारना। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं जिसमें नलिनी पहले निराश है और बाद में एक लड़की के साथ खुशी से बातें कर रही है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। रेवती की पड़ोसन और उसकी अच्छी सहेली कमला किसी दूसरे शहर में चली गई है। उसके पड़ोस में जो नए लोग रहने आए हैं वे तमिलनाडु से हैं। उनके यहाँ एक लड़की है, ललिता, जो रेवती की उम्र की है पर दूसरे स्कूल में पढ़ती है। रेवती को कमला की बहुत याद आती है क्योंकि उन दोनों की पसंद एक जैसी थी। उदासीनता से बचने के लिए रेवती को क्या करना चाहिए? पहला, ललिता से दोस्ती करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, अपने माता पिता को मनाना चाहिए कि वे उस शहर में चले जाएं जहां कमला रहती है। तीसरा, कमला को चिट्ठी लिखकर उसे वापस बुलाना चाहिए। रेवती के माता पिता को तुरंत कमला के शहर में नौकरी मिल जाए ये जरूरी नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि कमला वापस आ जाए। अगर ऐसा हो भी जाए तो यह संभव नहीं होगा कि भविष्य में कमला और रेवती हमेशा साथ रहें। इसलिए रेवती को यह बदलाव स्वीकार कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस परिस्थिति के अनुकूल हो जाना चाहिए। कई लोगों को बदलती परिस्थिति के अनुसार अनुकूल होने में बहुत समय लगता है। अनुकूलन का अगला चरण है स्वीकार करना, इनकार करना, गुस्सा और निराशा के बाद लोग मन महसूस कर बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। इस चरण पर लोग नए वातावरण को अपनाने के तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं और अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ने लगते हैं। वे नए लोगों को अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। मुकेश और उसके दोस्त फुटबॉल खेलने वाले थे और तभी बारिश होने लगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे शतरंज, कैरम, लूडो इत्यादि खेलेंगे जो अंदर बैठकर खेले जा सकते हैं। क्या आपने कभी किसी बदलाव को स्वीकार किया है क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए फिर से नलिनी से मिलते हैं। बातचीत के दौरान नलिनी को पता चला कि उसकी नई सहेली को भी उन्हीं चीजों में रुचि है जो कि उसे पसंद है। नलिनी हमेशा आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। उसे पता चला कि उसकी नई सहेली आर्किटेक्ट के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। उस लड़की ने नलिनी को बहुत उपयोगी जानकारी दी। नलिनी ने उस लड़की का पता और फोन नंबर लिया और उसे कहा कि किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे संपर्क करेगी। नलिनी उस शादी में निराश होकर जबरदस्ती गई थी, पर जब वह वापस आई तब एक अनजाने व्यक्ति के साथ उसकी लाभकारी बातचीत हो चुकी थी। इस प्रक्रिया में उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। यह अनुकूलन का अगला चरण है। अनुकूलन के चरण: पहला, इनकार या मना करना। दूसरा, गुस्सा। तीसरा, उदासीनता। चौथा, स्वीकारना।
5वां, ज्ञान और विकास। अब एक और परिस्थिति। रवि एक स्कूल में पढ़ता था जहां सिर्फ 10वीं तक ही कक्षाएं थी। 11वीं कक्षा के लिए उसे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। उसके पास अब एक ही विकल्प था, अपने कस्बे से 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाना जहां उसे छात्रावास में रहना था। घर में मां के हाथ से बना गरम गरम खाना खाने के बाद उसे छात्रावास की कैंटीन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ महीनों के बाद उसे छात्रावास में रहने के फायदों का एहसास हुआ। हमने इससे क्या सीखा? पहला, छात्रावास का खाना घर के खाने से बेहतर होता है। दूसरा, नए अनुभवों से हमें ज्ञान मिलता है और हमारा विकास होता है। तीसरा, सबको अपने घर से 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाना चाहिए। यह अनुकूलन का आखिरी चरण है। इस चरण में ज्ञान मिलता है और विकास होता है। इनकार करने के बाद एक व्यक्ति बदलाव को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। आपने कोई नई भाषा कैसे सीखी? क्या आपने वह भाषा एक ही दिन में सीख ली? बिल्कुल नहीं। पहले आपको प्रत्येक शब्द बहुत अजीब लगा होगा। शब्दों का उच्चारण करने में परेशानी हुई होगी, पर आवश्यकता की वजह से वह भाषा सीखने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई और आपने चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस वजह से आपके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि हुई। एक नई भाषा आपके लिए नई दुनिया खोल देती है। इसी तरह कोई नया खेल या हुनर सीखने से आप एक नई दुनिया कदम रखते हैं। क्या आप उस अनुभव के बारे में सोचकर बता सकते हैं जब बदलाव को स्वीकार करने में आपको ज्ञान मिला और विकास हुआ? क्या आप इस बारे में सबको बता सकते हैं? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। जब लोग बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और बदलाव को सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो वे नई परिस्थिति के अनुकूल होना सीख लेते हैं। उनका ध्यान अपने प्रयासों पर होता है, बदलाव पर नहीं। शुरुआत में होने वाली परेशानी पर भी वे ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर दुर्भाग्यवश कुछ परिस्थितियों में ये चरण बहुत लंबे होते हैं और कुछ लोग ज्ञान व विकास के चरण तक कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग बदलाव का सामना करने में खुद को समर्थ नहीं समझते। कुछ लोग निराशा में डूब जाते हैं और इस प्रक्रिया में वे बहुत कुछ खो देते हैं और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोग कुछ इस तरह सोचते हैं, मुझे इस बदलाव को एक मौका देना चाहिए। अगर सब ठीक रहा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हिम्मत हार देंगे। इस तरह वे शायद धीरे धीरे बदलाव को अपना लेते हैं। फायदों को देखते हुए ये लोग स्वेच्छा से बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हैं। दुनिया में जितना भी विकास हुआ है वह इसी वजह से हुआ है कि लोगों ने बदलाव को स्वेच्छा से स्वीकार किया है। अनुकूलन में बहुत ताकत होती है। क्या आपने किसी भी बदलाव के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है? चलिए, क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को उसके अनुसार बदलने की योग्यता को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन में ये बातें शामिल हैं। पहला, लचीलापन। दूसरा, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना।
तीसरा, बदलाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना। जीवित रहने के लिए और विकसित होने के लिए विश्लेषण करना, स्वीकारना और अनुकूलन करना जरूरी होता है। अनुकूलन के चरण है इनकार करना, गुस्सा, निराशा या उदासीनता, स्वीकार करना, ज्ञान और विकास। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि अनुकूलन क्या होता है, इसके कौन से चरण होते हैं और इसके सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं। इस सत्र में हम सीखेंगे कि बदलाव का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक प्रयोग से करें? यहाँ अलग अलग तरह की शीशियाँ की बोतलें हैं, गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार इत्यादि। जब आप इनमें पानी डालते हैं तो पानी के आकार को क्या होता है? पानी उस शीशी या बोतल का आकार ले लेता है। जब आप पानी में थोड़ी सी हल्दी डालते हैं तो क्या होता है? जब आप पानी में नमक डालेंगे तो पानी का स्वाद कैसा हो जाएगा? पानी का स्वाद नमकीन हो जाएगा। इस प्रयोग से हमने क्या सीखा? धन्यवाद। जिस बर्तन में पानी डाला जाएगा, पानी उसी बर्तन का आकार ले लेगा। जो रंग डाला जाएगा, पानी का रंग भी वही हो जाएगा, और जो चीज़ डाली जाएगी, पानी का स्वाद भी वैसा ही हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चाहे जो भी बदलाव हो, पानी उसके अनुकूल हो जाता है। हमें भी अपनी पहचान व अस्तित्व को खोए बिना परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना चाहिए और उसके अनुकूल बन जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के तौर पर आप कई भूमिकाएं निभाते हैं। छुट्टियों में जब आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तब आप वहाँ के लोगों से घुल मिल जाते हैं और नए दोस्त भी बनाते हैं। आप अपने माता पिता की संतान हैं और स्कूल में आप एक विद्यार्थी भी हैं। प्रत्येक भूमिका की कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं। क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब आपने जीवन की किसी नई भूमिका के लिए
खुद को उसके अनुकूल बनाया था। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम देखें कि नवीन ने बदलाव का सामना कैसे किया। हर साल नवीन अपने दोस्तों के साथ नई नई जगहों पर पिकनिक के लिए जाता है। आमतौर पर कुमार ही सारी व्यवस्था करता है, पर कुमार दूसरे शहर में रहने चला गया है। पिकनिक की तैयारियां करने का समय आ गया है। नवीन के दोस्त चाहते हैं कि इस साल वह सारी व्यवस्था करे। नवीन ने यह काम पहले कभी नहीं किया है। उसे क्या करना चाहिए? पहला, यह जिम्मेदारी लेने से मना कर देना चाहिए। दूसरा, कुमार नहीं है इसलिए पिकनिक पर नहीं जाना चाहिए। तीसरा, इस जिम्मेदारी को एक अवसर के रूप में देखकर स्वीकार करना चाहिए। क्या 4 विद्यार्थी आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको इनमें से एक विकल्प चुनकर यह अभिनय करना है। बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। नवीन को यह जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए क्योंकि इससे उसे कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। नई जिम्मेदारी न लेने से या फिर कुमार की गैर मौजूदगी की वजह से पिकनिक न करने से वह एक अच्छा अवसर खो देगा। बदलाव का सामना करने के लिए हमें नए अवसर ढूंढने चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अब एक और परिस्थिति। विनोद की स्कूल में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अलावा गतिविधियों में 6 विकल्प दिए जाते हैं। विद्यार्थी अपनी पहली और दूसरी पसंद बता सकते हैं। उन्हें गतिविधि चुनने का मौका दिया जाता है, पर विद्यार्थी को अपनी पसंद मिलेगी या नहीं यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कौन सी गतिविधि की मांग सबसे ज्यादा है, स्कूल में पर्याप्त सामग्री है या नहीं इत्यादि। इसीलिए यह जरूरी नहीं है कि विद्यार्थियों को अपनी पहली पसंद के अनुसार गतिविधि मिल जाए। विनोद क्रिकेटर बनना चाहता है, इसलिए उसने पहले क्रिकेट पसंद किया, पर उसे वॉलीबॉल मिला। इस बात से वह हताश हो गया। उसे क्या करना चाहिए? पहला, बिना किसी उत्साह के वॉलीबॉल खेलना चाहिए। दूसरा, वॉलीबॉल में अपनी योग्यता को विकसित करना चाहिए। तीसरा, किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए। बिना उत्साह के वॉलीबॉल खेलना या फिर किसी गतिविधि में भाग न लेना, ऐसा करने से विनोद को कुछ भी हासिल नहीं होगा। विनोद को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करके नए क्षेत्र में अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। मन लगाकर वॉलीबॉल खेलने से इस खेल में उसकी योग्यता तो बढ़ेगी ही, साथ साथ वह शारीरिक रूप से सशक्त और स्फूर्तिला भी बना रहेगा, जो कि किसी भी खेल के लिए आवश्यक है। रोज स्कूल खत्म होने के बाद और छुट्टी के दिन तो वह क्रिकेट खेल ही सकता है और क्रिकेटर बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। अब एक क्रियाकलाप का समय है। राजीव के पड़ोस में दशहरे का भव्य आयोजन होने वाला है। बच्चों के लिए खेल आयोजित करने की जिम्मेदारी राजीव को दी गई है। राजीव को इसका कोई अनुभव नहीं है। उसे आयोजन समिति के सदस्यों से क्या कहना चाहिए? क्या कोई 3 विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया किया आपने, धन्यवाद।
कोई भी भूमिका या जिम्मेदारी लेकर क्या आपने कभी बदलाव का सामना किया है? जैसे कि विद्यार्थियों से पिकनिक के पैसे लेकर जमा करना, स्कूल में किसी समारोह का आयोजन करने में मदद करना, किसी दूसरे शहर या कस्बे में अकेले जाना इत्यादि। क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि नवीन क्या कर रहा है। नवीन ने पिकनिक की व्यवस्था की जिम्मेदारी ले ली। उसने उन जगहों की सूची बनाई जहां वे जा सकते हैं। फिर उसने दोस्तों के साथ अपनी योजना के बारे में चर्चा की। जिन जगहों पर वे जाने वाले थे वहां उसने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई। जैसे कि तय हुआ था, वे अपनी यात्रा पर निकल गए। पहले 2 दिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और दोस्तों ने नवीन की सराहना की। तीसरे दिन वे रॉबिन होटल में ठहरने वाले थे। जब वे वहां पहुंचे तो मैनेजर ने उन्हें कहा कि किसी शादी की वजह से उनके 15 कमरे भरे हुए हैं और उन्हें 2 कमरे और चाहिए। इसलिए अब वह नवीन और उसके दोस्तों को कमरा नहीं दे सकता। मैनेजर ने उनसे माफी मांगी। एक को छोड़कर बाकी सभी दोस्त नवीन को भला बुरा कहने लगे। नवीन बहुत निराश हो गया। उसे क्या करना चाहिए? पहला, बैठकर रोना चाहिए। दूसरा, दोस्तों पर चिल्लाना चाहिए क्योंकि यह जिम्मेदारी लेने के लिए उन्होंने ही उस पर दबाव डाला था। तीसरा, जिस दोस्त ने हमदर्दी दिखाई थी उसे अपनी भावनाएं बतानी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या आप में से 4 लोग आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। नवीन को अपनी भावनाएं उस दोस्त को बतानी चाहिए जिसने उसके लिए हमदर्दी दिखाई थी। जब हम निराश या हताश होते हैं, हमें मानसिक या भावनात्मक तौर पर किसी का सहारा लेना चाहिए। क्या हम एक और परिस्थिति के बारे में चर्चा करें? सुजाता एक प्रतिष्ठित स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उसे पर्याप्त अंक नहीं मिले। उसे दूसरी स्कूल में दाखिला मिला जिसके लिए उसके अंक उपयुक्त थे। उसकी कुछ करीबी सहेलियों को उस प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया। सुजाता को अपनी सहेलियों की बहुत याद आती थी। नए स्कूल में उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत निराश रहती थी। धीरे धीरे वह उदासीनता में डूबने लगी। उसे इस बात का एहसास था, पर वह इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सुजाता को क्या करना चाहिए? पहला, अपनी निराशा के बारे में उसे बताना चाहिए जिस पर वह विश्वास करती है। दूसरा, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तीसरा, उदासीनता की आदत डाल लेनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ देना या उदासीनता की आदत डालना, ऐसा करने में कोई समझदारी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में लोगों को बदलाव का सामना करने में परेशानी होती है क्योंकि वे खुद की भावनाओं को जान नहीं पाते। पर यहाँ हमने देखा कि सुजाता को अपनी स्थिति के बारे में पता था, फिर भी वह खुद को उदासीनता से बाहर नहीं निकाल पा रही थी।
इस परिस्थिति में उसे दूसरों से मदद लेनी चाहिए जिन पर उसे विश्वास हो, जैसे कि माता पिता, भाई बहन या करीबी दोस्त। ऐसा करने से ही वह अपनी मानसिक परेशानी को दूर कर पाएगी। इस बारे में दूसरों से बात करने से उसे राहत महसूस होगी। अंत में तो उसे खुद की मदद खुद ही करनी होगी, पर किसी समझदार व्यक्ति को अपनी भावनाएं बताने से वह इस बदलाव का सामना कर पाएगी। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपको कभी किसी बदलाव का सामना करने में परेशानी हुई है जिस वजह से आप निराश और उदास हो गए थे? ऐसी परिस्थिति में क्या आपने अपने करीबी मित्रों को इस बारे में बताया था? उस मित्र को अपनी भावनाएं बताकर आपको कैसा लगा? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? बदलाव का सामना करने के लिए हमें पहला, नए अवसर ढूंढने चाहिए। दूसरा, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब हम निराश या हताश होते हैं, हमें मानसिक या भावनात्मक तौर पर किसी का सहारा लेना चाहिए। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।